हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को क्विक रिवीजन। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है बायोट-सावर्ट लॉ। तो बच्चों डेरिवेशन के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बता दूंगा, बट इस वीडियो में आपको मैं क्विक रिवीजन दे दूंगा पूरे चैप्टर का। तो बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है बच्चों? एक स्मॉल करंट कैरिंग वायर से आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है थीटा एंगल पे, वो कितना होता है बेटा? वो बायोट-सावर्ट लॉ से पता चलता है। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, जहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 10 रेज़ टू द पावर -7। और अगर इसे आप वेक्टर फॉर्म में करना चाहो तो r का मल्टीप्लाई और r का डिवाइड करने के बाद वेक्टर फॉर्म बन जाएगा db वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म है बच्चों, और ये क्या है? स्केलर फॉर्म। ये स्केलर फॉर्म है और ये वाला क्या है? वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड डी बी वेक्टर का भी डायरेक्शन किधर होगा? आइडियल के भी परपेंडिकुलर और आर के भी परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन ऑफ डी बी वेक्टर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू बोथ आइडियल वेक्टर एज वेल एज आर वेक्टर। दोनों वेक्टर के क्या होगा? परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इस केस में करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड। ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगा। नेक्स्ट है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन इसमें क्या है? एक वायर है जिसमें करंट आई है और ये एंगल φ1 और ये एंगल φ2 है। तो हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। तो इसका रिजल्ट याद रखना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर ये डिस्टेंस है यहाँ से वायर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, और यहाँ पे लिख दीजिए साइन φ1 प्लस में साइन φ2। ये रिजल्ट है। और अगर दोनों तरफ से इनफाइनाइटली लॉन्ग या सिर्फ लॉन्ग भी लिखा हो तो आपको क्या करना है? इस केस में क्या आ जाएगा? φ1 φ2 90 हो जाएगा, तो साइन 90 1 हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए आप रिजल्ट याद रख लेना, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये हो गया। जब आपको एंगल दे रखा हो और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। डायरेक्शन कैसे निकालोगे? बिल्कुल सेम। थंब को ले जाओ करंट के डायरेक्शन में, तो पाम किधर गया? अंदर की तरफ। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड। अब नेक्स्ट देखिए सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कर्व वायर। इस वायर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अगर पूरा सर्कुलर वायर है तो उसके सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो रिजल्ट याद रखना क्या होगा? म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। और अगर सेमी सर्कल होगा तो इसका आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट आई अपॉन में इसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4r। और ये इसका भी आधा हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? इस चीज का भी आधा हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 8r। और इन जनरल अगर कुछ भी, ये 90 डिग्री था, ये 180 था, ये 360 था, अगर जनरल फॉर्म में कोई 30 डिग्री 60 डिग्री एंगल आ जाए तो ऐसे केस में आप मैग्नेटिक फील्ड क्या निकालोगे? म्यू नॉट आई अपॉन में 2r इंटू में थीटा अपॉन में 360। जैसे इस केस में थीटा कितना था? 360, तो 360 अपॉन 360 ये आ गया। इस केस में थीटा कितना था? 180, तो 180 अपॉन 360 1/2 आ गया, यानी क्या 4 हो गया यहाँ पे। इस केस में एंगल क्या था? 90, तो 90 अपॉन 360 1/4 आ गया, इसलिए यहाँ पे 8 आ गया। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? अगेन राइट डायरेक्शन में क्या करेंगे? राइट हैंड के चारों फिंगर को करंट की तरफ ले जाएंगे तो थंब क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? चारों फिंगर, राइट हैंड के चारों फिंगर को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो थंब कहाँ जाएगा? ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आउटवर्ड। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया जाता है डॉट। डॉट से यहाँ भी आउटवर्ड होगा, डॉट मैग्नेटिक फील्ड। इन सब केस में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो डॉट का मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा इन सब केस में।
नेक्स्ट देखिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हो। अगर वायर ऐसा हो, करंट ऊपर की तरफ है, तो करंट ऐसे तो फिंगर को इधर ले जाए, थंब किधर आया इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस तरफ। अगर पी पॉइंट पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा, फिर से देखिए करंट चारों फिंगर को ले गए करंट की तरफ ऐसे करके, तो थंब किधर आ गया इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ही होगा। इसमें करंट ऐसे आ रहा था, करंट ऐसे कीजिए चारों फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, तो थंब किधर आ गया इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ। इसमें करंट इस तरफ है, तो चारों फिंगर को इस तरफ ले जाइए, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ हो गया, ऊपर। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, आउटवर्ड, ऊपर। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों, देखो बायोट सावर्ट लॉ का, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सी का मतलब करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो इसका रिदम। बच्चों मैं डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, आप घबराना मत। बच्चों मैं डेरिवेशन अच्छे से कर करके दिखाऊंगा, अभी मैं आपको रिजल्ट को रिवाइज करा रहा हूँ सो दैट आप क्वेश्चन आसानी से कर सको। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका रिजल्ट क्या होता है बच्चों, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपको एज सच याद रखना होगा रिजल्ट। अब अगर बात कर लें कि ये वाला पॉइंट अगर सेंटर पे होता, तो ये वाला पॉइंट अगर सेंटर पे आ जाएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 0। और जब x 0 हो जाएगा बच्चों तो b किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2, और ये 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये आ जाएगा रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड का, और जो कि होता है सेंटर पे, इतना ही तो होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। अब नेक्स्ट बच्चों, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज पार्टिकल Q मैग्नेटिक फील्ड B में v वेलोसिटी से मूव करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है उसका रिजल्ट आपको क्या याद रखना है, स्केलर फॉर्म में लिखे तो F = QVB साइन थीटा, ये हो जाएगा फोर्स, इसको भी याद रखना। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे बच्चों तो F वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, Q इंटू में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये आ जाएगा फोर्स का फॉर्मूला। और यहाँ पे थीटा किसके बीच का एंगल है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे फोर्स का, डायरेक्शन किसके अलोंग हो जाएगा, V क्रॉस B के अलोंग। डायरेक्शन किसके अलोंग होगा, जो V क्रॉस B का डायरेक्शन होगा उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इधर भाग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है क्रॉस यानी इनवर्ड, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा, इस केस के लिए आपको ये याद रखना है साइकिल I कैप J कैप और K कैप। तो जो डायरेक्शन होगा फोर्स का डायरेक्शन आप किधर से निकालेंगे, जो v क्रॉस B का डायरेक्शन होगा। तो वेलोसिटी इस केस में किधर है, I के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे लिखना I कैप अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अंदर है यानी नेगेटिव z एक्सिस यानी कि माइनस का k कैप। और आप गौर से देखो I क्रॉस k क्या होता है, माइनस j, और पहले से भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का j कैप, यानी इस पे जो फोर्स लगेगा वो j कैप यानी y एक्सिस के अलोंग लगेगा, यानी इस पे फोर्स लगेगा ऊपर। चार्ज पार्टिकल के पे फोर्स कहाँ लग जाएगा, ऊपर। नेक्स्ट है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसका रास्ता कैसा होता है, सर्कुलर। कैसे हो जाता है ये सब डेरिवेशन वाली वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, ये रिवीजन वीडियो है, इसमें आपको याद रखना है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उसका रास्ता हो जाएगा सर्कुलर, और उस सर्कुलर रास्ते का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, ये मेन आपको याद रखना है, mv अपॉन में QB। उस सर्कल का रेडियस क्या होगा जिस पे चार्ज पार्टिकल मूव करेगा होगा mv अपॉन में QV। m क्या है, चार्ज पार्टिकल का मास, और q क्या है, m क्या है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, और q है चार्ज ऑफ पार्टिकल। v है वेलोसिटी और b है मैग्नेटिक फील्ड। इसको और अच्छे से लिखे तो mv का मतलब हो जाएगा मोमेंटम, तो रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, मोमेंटम अपॉन में QB। इसको भी याद रखना है आपको। और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है, P होता है √2m के, तो 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन QB। आपको ये भी याद रखना है, एक रिजल्ट ये भी याद रखना होगा अगर अच्छे से करना है क्वेश्चन तो। और काइनेटिक एनर्जी को हम ये भी लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q इंटू में पोटेंशियल, तो रेडियस का ये भी फॉर्मूला हो जाएगा √2m
काइनेटिक एनर्जी Q और V हो गया। अब ये है V वेलोसिटी याद रखना, और ये कैपिटल V क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अपॉन में QB। तो आप अच्छे क्वेश्चन के लिए चारों रिजल्ट को याद रख सकते हैं। याद रखना है स्मॉल v वेलोसिटी है और ये कैपिटल V क्या, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। और जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर रास्ते पे मूव करता है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, वो भी याद रखो, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है टाइम पीरियड का। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका 2πr और स्पीड क्या हो जाएगा v। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2π अपॉन में v, और r अभी हमने निकाला mv अपॉन में qb। तो v से v कट जाएगा तो टाइम पीरियड किसके इक्वल आ जाएगा 2πm अपॉन में qb। यह आ गया टाइम पीरियड। और अगर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो QB अपॉन में 2πm। बच्चों इसमें मेन चीज़ आपको ये देखना है कि जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है पार्टिकल की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, और टाइम पीरियड क्या होता है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के इन्वर्सली, और फ्रीक्वेंसी क्या है, मैग्नेट चार्ज के डायरेक्टली और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आप रिजल्ट को अच्छे से याद रखना। बच्चों नेक्स्ट है चार्ज और मास। इन कुछ पार्टिकल का चार्ज और मास है जो आपको हर हाल में याद होना चाहिए। चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है बच्चों E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है माइनस का E, यानी मैग्नीट्यूड बोले तो E होता है। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2E होता है, और चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन जो होता है वो भी क्या होता है, E के ही इक्वल होता है। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, M। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपको बस इतनी बात याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास से क्या होता है, कम, बस इतना याद रखना। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ ड्यूट्रॉन होता है डबल ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, यानी ये होता है प्रोटॉन और ये क्या होता है बेटा, ड्यूट्रॉन होता है। तो ड्यूट्रॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन के मास का डबल। इतनी बातें आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट है बच्चों लॉरेंज फोर्स। ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, जब उस पर कोई चार्ज पार्टिकल जाता है तो उस पर दोनों फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है और मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। इसी दोनों फोर्स का सम क्या कहलाता है, लॉरेंज फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, Q इंटू में E वेक्टर, और मैग्नेटिक फोर्स होता है Q इंटू में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो F वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, Q कॉमन, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक। ये है लॉरेंज फोर्स, यानी दोनों वेक्टर फोर्स का वेक्टर सम। नेक्स्ट है बच्चों फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, BIL साइन थीटा, यानी बिल साइन थीटा। यहाँ पे बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है, कंडक्टर में जो करंट पास हो रहा है, एल क्या है उस कंडक्टर का लेंथ, और थीटा क्या बच्चों याद रखना, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। और इसका जो डायरेक्शन निकाला जाता है वो निकाला जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, जिसमें थंब क्या बताता है फोर्स, फोर फिंगर क्या बताता है मैग्नेटिक फील्ड, और सेंट्रल फिंगर बताता है करंट, यानी कि फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। जैसे इस केस में देखिए करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो करंट नीचे मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो थंब किधर गया ऊपर, तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर लगा, इस वायर पे ऊपर। तो फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। देखिए नेक्स्ट है बच्चों फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच में जो फोर्स लगता है उसका रिजल्ट आपको याद रखना बच्चों, म्यू0 I1 I2 अपॉन में 2πr इंटू में लेंथ ऑफ वायर। ये याद रखना आपको। अगर पर यूनिट लेंथ बोले तो लेंथ को क्या लेना, 1 ले लेना। अब आपको एक और चीज़ याद रखना है कि अगर दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में अगर हो तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। दोनों वायर एक दूसरे पे फोर्स क्या करेंगे, अट्रैक्टिव नेचर, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर दोनों वायर में करंट का डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट, तो फोर्स तो इतना ही लगेगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। यानी कि फोर्स क्या लगने लगेगा, दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगा। याद रखिएगा सेम डायरेक्शन में करंट तो अट्रैक्टिव फोर्स, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट तो फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव। नेक्स्ट क्या बच्चों, ACL, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू0 टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू दैट लूप। इस केस के लिए तो बायोट-सावर्ट लॉ ये हो गया, करंट पासिंग थ्रू दैट लूप। अगर हम इसमें बायोट-सावर्ट लॉ लगाए तो क्या हो जाएगा, लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर
क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ टोटल करंट। तो इस केस में टोटल करंट क्या होगा 3i प्लस 2i क्या हो जाएगा 5i, और इस i को क्या करना होगा माइनस करना होगा, तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट इंटू में 4i। तो इस तरह से तो इस तरह से आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों उसको याद रखना म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई क्या है करंट इन सोलेनॉइड। और नेक्स्ट है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाता है तो वो रोटेट होने लगता है, उस पर टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क का रिजल्ट आपको याद रखना बीना साइन थीटा, BINA साइन थीटा, आपको ये याद रखना रिजल्ट बीना साइन थीटा। यहाँ पर बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, आई है करंट, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न, और ए क्या है एरिया ऑफ कॉइल, और थीटा मेन है इसमें, थीटा किसके बीच का एंगल याद रखना मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। थीटा किसके बीच का एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। और NIA जो होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है। द टाउ किसके इक्वल हो जाए ये m के इक्वल होगा, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया कैपिटल M, तो ये बन जाएगा MB साइन थीटा, ये हो जाएगा MB साइन थीटा। तो वेक्टर फॉर्म में लिखे तो टॉर्क को क्या लिख देंगे M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना होगा। नेक्स्ट है बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ कॉइल। एक कॉइल है जिसमें करंट आई है, इसका रेडियस आ रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है m किसके, अभी मैंने बताया पीछे NIA याद रखना। यहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ टर्न, I क्या है करंट, और a क्या है इस कॉइल का एरिया। इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की SI यूनिट, नंबर ऑफ टर्न कोई यूनिट नहीं, करंट के लिए एम्पियर और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको याद रखना बहुत ही आसान, EVR अपॉन में 2। यहाँ पे E क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और R क्या है रेडियस, और V वेलोसिटी है, और अपॉन में 2, ये हो गया EVR अपॉन में 2। और आप अगर ओमेगा के फॉर्म में दिया हो तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो R ओमेगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आ जाएगा E, और यहाँ पे हो जाएगा R ओमेगा इंटू में R/2। तो आंसर क्या आ जाएगा E ओमेगा R स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह से भी आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो। अगर आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में निकालना हो तो आप क्या लिख सकते हो EVR अपॉन में 2, m का मल्टीप्लाई m का डिवाइड। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से देखिए E इंटू में MVR अपॉन में 2m। MVR क्या हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा E इंटू में L एंगुलर मोमेंटम अपॉन में 2m। तो इतने रिजल्ट को आप याद रख सकते हो। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG। एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। याद रखना MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर नहीं होता, करंट मेजर करने वाला डिवाइस एमीटर होता है। इससे करंट को बस क्या करते हैं डिटेक्ट करते हैं, वो भी स्मॉल करंट। और क्यों इसे एज सच करंट मेजर नहीं करता है उसको आगे बताऊंगा। और इसका प्रिंसिपल क्या है बच्चों, जब एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है कितना बीना साइन थीटा। इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कौन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब देखिए बच्चों MCG बना कैसे होता है, एक सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, वजह बताऊंगा सॉफ्ट आयरन का ही क्यों लिया। उस पे कॉइल लपेटा होता है कॉपर का बहुत सारा कॉइल, और ये कॉनकेव शेप का मैग्नेट होता है। इसकी वजह बताऊंगा कॉनकेव शेप का ही मैग्नेट क्यों लेते हैं। और जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो इस पे क्या लगता है टॉर्क लगता है, यानी डिफ्लेक्शन आता है। इसके डिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है पॉइंटर क्या करता है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्ट करता है। नीचे हेयर स्प्रिंग लगा होता है, इसकी भी वजह बताऊंगा। ये फॉस्फोर ब्रोंज का ही क्यों लेते हैं, हेयर स्प्रिंग क्या होता है ट्विस्ट होता है, इसमें इस कॉइल में डिफ्लेक्शन आता है और इसमें क्या आता है ट्विस्टिंग टॉर्क आता है हेयर स्प्रिंग में। तो देखिए ध्यान से क्या होगा, यहां पर लिख दिया मैंने, देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन कॉइल कितना होगा पहले ही बता दिया, क्या होता है बीना साइन थीटा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन कॉइल क्या आ जाएगा बीना
BINA साइन थीटा, बीना साइन थीटा। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अभी बताऊंगा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से थीटा कितना हो जाता है 90, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा बीना के इक्वल, BINA के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन कॉइल क्या आ गया बीना, BINA। उसके बाद देखिए हमने क्या ले लिया, क्या लिया के लेट करा हमने ट्विस्टिंग टॉर्क इन हेयर स्प्रिंग पर यूनिट डिफ्लेक्शन इन कॉइल। जब कॉइल 1 डिग्री से डिफ्लेक्ट होगा तो नीचे जो हेयर स्प्रिंग था उसमें कितना ट्विस्टिंग टॉर्क आएगा के, और फिर लिख दिया टोटल डिफ्लेक्शन इन कॉइल क्या है अल्फा। तो 1 डिग्री से रोटेट होने से कितना ट्विस्टिंग टॉर्क आ रहा है हेयर स्प्रिंग में के, तो जब कॉइल अल्फा डिग्री से रोटेट होगा तो स्प्रिंग में कितना ट्विस्टिंग टॉर्क आ जाएगा के अल्फा। तो टोटल ट्विस्टिंग टॉर्क इन हेयर स्प्रिंग क्या आ जाएगा के इंटू में अल्फा आ जाएगा। और बच्चों जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा उस कॉइल में का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यानी कि बीना, BINA, बीना किसके इक्वल हो जाएगा ट्विस्टिंग टॉर्क इन हेयर स्प्रिंग यानी कि के इंटू में अल्फा। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा I इज इक्वल टू के अपॉन में, I इज इक्वल टू के अपॉन में NBA इंटू में अल्फा। इसे हम क्या लिख देंगे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा G अल्फा, यहाँ पे I क्या हो गया प्रोपोर्शनल टू अल्फा, यानी जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा करंट। यहाँ पे G क्या है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अब समझिए बच्चों रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है जो हमेशा अलोंग द कॉइल होता है। अगर कॉइल इस तरह से तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह होगा, कॉइल इस तरह हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह हो जाएगा, यानी कि हमेशा वो क्या होता है अलोंग द कॉइल, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ एंगल क्या बना होता है 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर, एंगल हमेशा क्या बना होता है 90 डिग्री। इसलिए मैंने पीछे लिखा था ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड थीटा कितना हो जाता है 90। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया दैट मैग्नेटिक फील्ड which always remain parallel to the plane of coil। देखिए इसको अगर आप ऊपर से देखेंगे MCG को तो एक सॉफ्ट आयरन था, इसको इस चीज को जब आप ऊपर से देखेंगे ये सॉफ्ट आयरन था और इसी पर क्या था कॉइल लपेटा हुआ था बहुत सारा। तो इसको जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये वाला पार्ट आपको सिर्फ दिखेगा और उस पर कॉइल लपेटा हुआ दिखेगा। टॉप से आपको इस तरह का दिखेगा वो सॉफ्ट आयरन कोर, इस पे ये व्हाइट कलर का क्या कॉइल लपेटा हुआ है और ये कॉनकेव शेप का मैग्नेट। अब ये भी देख लीजिए कॉनकेव शेप के मैग्नेट का काम क्या था टू प्रोड्यूस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड निकाला, ये जो पिंक कलर का मैग्नेटिक फील्ड है, ये पिंक कलर का मैग्नेटिक फील्ड है, व्हाइट कलर का ये जो कॉइल लपेटा हुआ है जो आपको टॉप से ऐसा दिखेगा। तो आप गौर से देखिए पिंक कलर और व्हाइट कलर ये जो दोनों क्या एक दूसरे के क्या पैरेलल, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएगा हमेशा परपेंडिकुलर हो जाएगा, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा, सो दैट थीटा कितना हो जाता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से 90 डिग्री हो जाता है और टॉर्क क्या लगने लगता है मैक्सिमम। अब देखिए मैंने बताया था सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लिया, क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो होता है, सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है और उसके अंदर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी क्या होती है सबसे ज्यादा। इसलिए MCG में जो आयरन का कोर लिया जाता है वो सॉफ्ट आयरन का कोर लिया जाता है टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा देखिए अब नेक्स्ट क्या है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होता है डिफ्लेक्शन यानी अल्फा पर यूनिट करंट, इसे आपको याद रखना है, यह है करंट सेंसिटिविटी। और अभी अभी हमने देखा बीना किसके इक्वल था, बीना इक्वल था के इंटू अल्फा। तो यहां से बताइए बच्चों अल्फा अपॉन में आई किसके इक्वल हो जाएगा, आई नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा NBA अपॉन में के। तो बच्चों करंट सेंसिटिविटी क्या हो गया IS इज इक्वल टू, गौर से देखिए NBA अपॉन में के। तो आप इस रिजल्ट से याद रखना कि करंट सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, N को इंक्रीज करके, B को इंक्रीज करके, एरिया को इंक्रीज करके, K को डिक्रीज करके। तो K डिक्रीज किसके लिए हो सकता है, जो K की जो वैल्यू होती है वो फॉस्फोर ब्रोंज के मटेरियल के लिए सबसे कम होती है। इसलिए हमने जो MCG के डायग्राम में जो फॉस्फोर ब्रोंज का स्प्रिंग यूज किया था, क्योंकि उसका K क्या होता है कम होता है। नेक्स्ट देखिए क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा डिफ्लेक्शन, वी को क्या लिख सकते हैं I इंटू में R। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा अपॉन I क्या हो गया करंट सेंसिटिविटी और अपॉन में R। तो ये रिजल्ट निकल गया था। इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है
Why it is not necessary that on increasing current sensitivity voltage sensitivity also increase? तो इसका जवाब ये होगा कि जरूरी नहीं कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ने से ये भी बढ़े, हो सकता है R ज़्यादा कम हो जाए। जैसे देखिए अगर इसको किया गया डबल और इसको कर दिया जाए 4 टाइम तो ओवरऑल वैल्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी घटी जाएगी। इसलिए जरूरी नहीं है कि करंट सेंसिटिविटी के बढ़ने से वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़े। इसकी वजह यह है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाते हैं? सिंपली गैल्वेनोमीटर में एक पैरेलल में क्या करते हैं, एक स्मॉल रेजिस्टेंस शंट ऐड कर देते हैं, तो ये पूरा अरेंजमेंट क्या बन जाता है, एमीटर। अब होता क्या, ये करंट आई आया, इसके अंदर जाएगा IG और इसमें कितना चला जाएगा, I माइनस IG। तो ये हो गया IG हो गया करंट इन गैल्वेनोमीटर, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है करंट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। याद रखना यहाँ पे G क्या है, देखिए रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, I क्या है, रेंज ऑफ एमीटर, और S क्या है, शंट वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। देखिए दोनों ये चीज क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I कितना है, I माइनस IG, और रेजिस्टेंस कितना है, S इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, I इंटू R, I क्या है, IG, और रेजिस्टेंस क्या है, G। तो यहां से आप आसानी से शंट निकाल सकते हैं। शंट किसके इक्वल हो गया, IG इंटू में G अपॉन में I माइनस IG। तो आपको याद रखना होगा इस शंट का फॉर्मूला। नेक्स्ट है बच्चों, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। वोल्टमीटर कैसे बनता है, इसमें तो वोल्टमीटर केस में क्या करते हैं बच्चों, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस लगा देता है, जिससे अरेंजमेंट क्या बन जाता है, वोल्टमीटर बन जाता है। तो सिंपली देखिए यहाँ पे V क्या है, रेंज ऑफ वोल्टमीटर, ओम्स लगा दो, सिंपल I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो I की जगह लिख दो IG और V, और यहाँ पे R दो है, सीरीज में तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस में G। तो हमें तो R निकालना है, तो R प्लस G किसके इक्वल हो जाएगा, V अपॉन में IG। तो R किसके इक्वल हो जाएगा, V अपॉन में IG माइनस का G। ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा वोल्टमीटर के केस में।